न्यूज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज मौजूदा मुद्दत में पहली बार जबकि मजमूई तौर पर 7वीं बार पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी तहरीक इंसाफ के बैनर्स उठाकर ऐवान में लहराते रहे। उमर अयूब और अब्दुल कादिर पटेल के माबैन तक जुमलों का तबादला हुआ, जबकि कई अरकान की आपस में लड़ाई होते होते रह गई। अपोजिशन अरकान ईवान में बाजे भी बजाते हुए नजर आए, जबकि हुकूमती बेंचेस बिलखसूस नून लीग की जानिब से ज़्यादा मुज़ाहमत का मुजाहरा नहीं किया गया। सदर के खिताब और एहतजाज से यूं तासुर मिला कि जैसे वो पूरे मुल्क के नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पार्टी के सदर हैं। बदकिस्मती से कई साल से पाकिस्तान में सदर के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज की रवायत जारी है और ये सिलसिला आज भी नहीं टूट सका। सदर आसिफ ज़रदारी ने आज अपने खिताब में कहा कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। अरकान पार्लियामान दानिशमंदी से इख्तियारात का इस्तेमाल करें। लेट्स वॉच हिम। I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. I believe we can resist the political atmosphere if we really want to, but it will need all of us to step back and decide what matters the most. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunity, because that is what robust nations do. पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म करने के बारे में कहते रहे सदर पाकिस्तान। ऐसे में ऐवान आवाज़ों से, नारों से, जुमले फ़िक्रे कसने से गूंजता रहा। वाज़े नज़र आता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन सिर्फ एक ख़ताब से या एक स्पीच से ख़त्म होने वाली नहीं है। जहाँ पर अपोजिशन अपने आप को समझती है कि दीवार से लगा दिया गया है, वहीं पर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी आगे बढ़कर शायद उनके जो मामलात हैं उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। सो जो वॉइड है, जो एक किस्म का डिवाइड है, वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने सदर को गैर आईनी करार देते हुए कहा है कि हम आसिफ ज़रदारी को सदर ही नहीं मानते और आज एहतजाज करके उनको 21 तोपों की सलामी दी है। यानी it seems like they were very proud of themselves. Let's watch that. हुमायूं मोमिन साहब, thank you so much for being on the program. मुश्तरका इजलास था पार्लियामान का। गैलरी में गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद थे, दीगर गैर मुल्की मेहमान भी बैठे हुए थे। शोर शराबा, नारेबाजी, how did you feel? Was it democratic? Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. The question whether it was democratic, yes, it was democratic. In democracy, you do come out. आप आते हैं, आप अपना एहतजाज करते हैं, आप शोर करते हैं, लेकिन आप देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक मिनट, बाजे नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बोथ जो चेयरमैन हैं गौहर साहब और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, उन्होंने इससे पहले कैटेगोरिकली ये मेंशन किया था कि बाजे और सीटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मेंशन किया था कि हम बाजे लेकर आएंगे, इट मींस नहीं, उन्होंने कहा था, वहाँ पड़े हुए थे, उन्होंने कहा था ये कोई नहीं लेकर जाएगा अंदर और ये चीज़ इस्तेमाल अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये हमारा अपना ऐवान है और उससे ऐवान की एक कदर कम होती है, तो ये नहीं करना चाहिए। इट वॉज कैटेगोरिकली मैंशनड ओवर देयर। तो फिर क्या हुआ? अब मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हुआ है, आवाज़ें सुनी है, मैं देखा भी था, मैं ढूंढ भी रहा था किसने किया था, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। अब मैं आगे बात करता हूँ। हम कहते हैं प्रोड्यूसर साहब को जरा फुटेज में चेक करें कहाँ से बात। हाँ, वो चेक कर ले, मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बात बता दें कि 2-3 चीज़ें। एक, सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन, इट वॉज नॉट अ फुल कोरम। आपका सेनेट कंप्लीट नहीं था जब उनकी इलेक्शन हुआ है, दैट वॉज नॉट राइट। नंबर 2, प्रेसिडेंट साहब जैसे उन्होंने कहा आर्टिकल 41 के तहत ही इज़ क्या कह सकते हैं, किस्म के फिगर हेड होते हैं यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के, और वो किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपने सारे ओहदे छोड़कर चले जाते हैं, हर चीज़ छोड़ के चले जाए, इवन अपनी पार्टी के वो नहीं होते। हाँ, वो देखें, पार्टी के साथ एफिलिएशन होगी, मैं 50 साल से एक पार्टी के साथ रहा हूँ, मैं उसकी एफिलिएशन होगी, लेकिन मैं उसके कोई ओहदे नहीं रखूँगा।
मैं ये बात भी बता देता हूं कि इवन अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूं, मैं कोई पार्टी का ओहदा मेरे लिए छोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, इस किस्म की, जिसमें हमारे परवेज़ खटक साहब ने ये जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा था उन्होंने वो छोड़ दिया था। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे उस लिहाज से इनके पास अभी भी एक ओहदा है पार्टी का, ये पीपीपी। अब मुझे नहीं पता कि टोटल कितने पीपीपी है, लेकिन इनके पास जो पीपीपी है ये उनके चेयरमैन ओहदा रखा हुआ है। आपके लिए ईवान पूरा नहीं है, ये दो इतराज थे, ठीक है। इन दो इतराज के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ही शुड नॉट बी देयर, ही शुड नॉट बी देयर। आपका ओपिनियन है, यू डोंट वांट नहीं, मैं आपको देखिए ना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना, आप आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 40 देखिए, ही इज बीइंग देयर, हर एक बीइंग देयर, वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 59 अच्छा, मैं एक और मजे की बात देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठे थे। अच्छा, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे इंसान है, नाइस पर्सन है। मैं उनकी ज़ात के लिहाज से मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि जिस वक्त वो ओथ ले रहे थे, ये सारे नए सेनेटर्स ओथ ले रहे थे, और जिस वक्त इनको एज अ चेयरमैन ओथ दिया जा रहा था, जिन शख्स से इन्होंने ओथ लिया था वो खुद ओथ के अंडर नहीं था। इसहाक डार साहब नए इलेक्ट होकर आए थे, वो हाउस से कैसे ओथ ले सकते हैं? क्या करें, बस नहीं ले सकते। देखिए, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना हमेशा, एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है। इनको चाहिए था पहले पढ़ लें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, उसके तहत टेक्निकली। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मोमेंट कि यू आर नॉट कन्विंस्ड योरसेल्फ, जो I am fully convinced. 100% कन्विंस्ड, बिल्कुल ठीक किया। Trust me, I am fully convinced कि इस वक्त इन दोनों के ओहदे जो है मेरी नजर में ऐसे करना चाहिए था जो आज पीटीआई। देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज हमें करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो और क्या एहतजाज कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर, 10 मिनट की तकरीर थी, सुन लेते हैं। नहीं, देखिए ना, मैं एक बंदे को मैं रिकग्नाइज नहीं करता हूँ कि वो इस वक्त, अच्छा उन्होंने प्रेसिडेंट वैसे भी बनना है, इसमें कोई जो उनके नंबर्स हैं वी कांट मैच देम। मैं उस हकीकत को भी सामने रखता हूं, लेकिन वो प्रोसीजर तो सही करे ना, वो प्रोसीजर चीजें तो करे ना। असल बात देखिए, अगर मैं बगैर वुजू के उसके जाके नमाज पढ़ लूं तो फिर उसके बाद मेरा प्रोसीजर तो सही हो ना। रिलीजियस तो हमने जाना ही नहीं है। नहीं, मैं वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। चले मैं ये कह देता हूँ, अगर ये मैं कह देता हूँ किसी को मैंने टीका लगाने से कम से कम मैं स्टरलाइजेशन का ख्याल तो रख लूँ ना, मैं अपना प्रोसीजर तो ठीक करूँ ना। कल को उसके हाथ में या बाजू में एब्सेस हो जाए, उसका मैं क्या करूँगा फिर? ठीक है। सो आज जो एहतजाज हुआ, एक काफी रिपोर्टर्स ने ये बात की कि नून लीग के कैंप में बड़ी खामोशी थी। देखिए, नून लीग में बात हंस भी रहे थे, नहीं, they were actually laughing on this, they were actually enjoying, to be very honest. मेरी बाजे की आवाज बड़ी पसंद है। पूरी इनकी सारी बातों का जवाब देती हूँ। नोडेरो कोई सियासी जलसा नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की, जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपका डेमोक्रेटिक राइट ज़रूर है कि आप एहतजाज करें, लेकिन पार्लियामेंट का डेकोरम भी है एक, कि आपने किस हुदूद में रहकर एहतजाज करना है। वैसे वो पार्लियामेंट का डेकोरम, जब ये लोग एक मिनट, आपको याद होगा, नहीं, पार्लियामेंट का एक डेकोरम भी है। बाजे नहीं बजते थे, सीटियां नहीं बजती थी, और ना ही बाजा नहीं बजता था। मैं एक बात और भी बताऊं, मैंने कहा एक डेकोरम है, उसकी लिमिटेशन है। आप सदर के डाइस तक गए, ऑटोमेटिकली सार्जेंट एट आर्म्स जो है वो हरकत में आए, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, आपने टोकन भी आप कर सकते थे एहतजाज। आप कैसे उस चीज़ को नाजायज़ कह सकते हैं जहाँ के हर चीज़ में आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया? जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो आपका कैंडिडेट, स्पीकर का इलेक्शन हो आपका कैंडिडेट, आप स्पीकर की तो बात मान लेते हैं, उस वक्त भी हाउस कंप्लीट नहीं था, डिप्टी स्पीकर के वक्त भी हाउस कंप्लीट नहीं था, आप स्पीकर की इजाजत ही से सब कुछ करेंगे वहां पर, विद द परमिशन ऑफ चेयर, विद द परमिशन ऑफ चेयर। आज भी करते हैं ना आप, उस वक्त करते हैं आप, जब आपको अपना काम करना होता है आप विद द परमिशन ऑफ चेयर कर रहे होते हैं, जितनी दफा भी कर
रहा। आपके सदारती इलेक्शन में भी आपके बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि खड़े हुए, जहां से वो बलूचिस्तान से एक भी वोट नहीं ले सके। अगर वो जीत जाते तो ये इलेक्शन सही था, हाउस पूरा था। राइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इन्होंने जो लिखा वो मैं ये भी ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात करना चाहती हूँ, इनकम्प्लीट सिर्फ सेनेट के वक्त ही तो नहीं है ना। अच्छा, अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज जो है सदर साहब ने अपनी पूरी स्पीच की है, पूरा मैसेज दिया है। ये आपका ख्याल है, क्योंकि आप जब तक झूठ ना बोलें आपकी बात ही नहीं होती। आप जब तक झूठ ना मिलाएं पीटीआई की बात नहीं होती है। जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से यहाँ पे मौजूद है, सदर ने पूरा खिताब किया है, उसको चेक किया जा सकता है। आपकी दानिश में जो आपने सलामी दी, आपकी दानिश में जो आपने सलामी दी, आपने अपना पैगाम दिया, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, हमने ऑपोजिशन अपनी रजिस्टर कराई है, वो तो करवा ली। दूसरी बात जो है, दूसरी बात जो है, असेंबली के सेक्रेटरी की ऊपर ये बाकायदा रूल्स ऑफ द प्रोसीजर में है कि अगर इन एब्सेंस ऑफ वो पर्सनैलिटी जिसको किसी से ओथ लेना है, तो ये असेंबली के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, उसका ये राइट है कि वो किसी को नॉमिनेट करे कि वो ओथ ले। ठीक। तो हुमायूं मेमन साहब, मैं 10 साल डिप्टी स्पीकर रही, ठीक है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है और पैनल ऑफ द चेयर और पैनल ऑफ द चेयरमैन भी नहीं है, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स भी नहीं है, और कुछ ऐसा मामला हो गया है कि कुछ भी नहीं है, तो सेक्रेटरी को ये इख्तियारात है कि वो किसी शख्स को, पर्सनालिटी को नॉमिनेट करे और वो हाउस में जाकर ये ले। तो प्लीज इस पे तो मुझसे बहस करिएगा ही नहीं, ठीक है। अब एड्रेस कर लें इनको, लेकिन एक कोई क्वेश्चन के पोलराइजेशन से आगा हैं सदर साहब, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, लेकिन इसका सद्देबाब भी करने, सही हुआ गलत हुआ। देखिए, आप उन्हें मफाहिमत का बादशाह भी कहा जाता है इस मुल्क में, तो बड़ा अजीब लगा था। मफाहिमत के बादशाह बात कर रहे थे और इतनी आवाजें उठ रही थी, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन। पीटीआई का मसला ये है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मसला ये है कि बस उनकी बात सही है, इसी हाउस से, इसी इनकम्प्लीट से, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में और सेनेट के अंदर अगर उनका नुमाइंदा कामयाब हो जाए तो वो सही है, वो आज सदर होता। तो हम तो दावत देते रहेंगे रिकंसिलिएशन की, हम दावत देते रहेंगे। जब हमें इतराज था ना 2018 में, हमने जब भी उनसे कहा था ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हमने जब भी कहा था कदम बढ़ाओ इमरान हम आपके साथ हैं, ये भूल जाते हैं कि हमने जब भी कहा था। आज हम इस तरफ हैं, हम जब भी कह रहे हैं। राइट। एक तो मुझे 21 तोपों की सलामी वाला जो एक, बिकॉज डू यू थिंक गौर खान साहब इस कदर एग्रेसिव हैं कि वो ऐसी बात करें सदर साहब को सिर्फ ज़दारी का? इट सीम्ड अ बिट ऑड। ये कोई पार्टी पॉलिसी है कि हमने ऐसे बात करनी है? हुमायूं साहब। अच्छा, लेट मी फर्स्ट आंसर मैडम, ठीक है। मैडम ने कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द जो सेनेट है, ये उनका इख्तियार है कि वो किसी को भी नॉमिनेट करते, और सही कहा है। वो जिनको नॉमिनेट करते हैं वो हमेशा अंडर ओथ होता है आदमी, वो बगैर ओथ वाला बंदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नॉमिनेशन जो आई थी वो आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, PMLN की तरफ से, कि इसहाक डार साहब होंगे जो ये सारा कंडक्ट कराएंगे, सब कुछ कंडक्ट कराएंगे, ओथ लेंगे। सेक्रेटरी साहब ने वहाँ ये पॉइंट उठाया कि ही इज़ नॉट अंडर ओथ, उसके बावजूद भी उनको हश करके कहा कि नहीं यही होगा। अब एक बात बता देता हूँ, आप ज़रा सेनेट की वो प्रोसीजर्स निकालें। मैंने उठ के माइक के लिए मैंने कहा था, अच्छा मैं दरमियान में मेरे दिमाग में ये आया, मैं गया अली ज़फ़र के पास, सबसे आगे था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा अली भाई आप मुझे ये बात बताएं, मेरे दिमाग में ये बात है, आप मुझे इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन लेट मी चेक। मैंने कहा शुड आई आस्क समबडी एल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है? उन्होंने कहा यस प्लीज़। अच्छा, वहाँ पे फारूक एच नाइक साहब भी खड़े थे, वहाँ पे कामरान मुर्तज़ा साहब भी बैठे हुए थे। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ गया, उनके साथ बैठा, मैंने कहा कामरान भाई मुझे एक बात बताएं, ये मेरे दिमाग में बात है, कैन ही टेक द ओथ? उन्होंने अपने कागज़ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब मैंने भी ये पॉइंट उठाए, ही कैन नॉट, दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं चला गया फारूक एच नाइक साहब के पास, मैंने कहा कि सर आप तो बहुत बड़े लॉयर हैं, इज़ दिस वो? उन्होंने मतलब ही डिड नॉट वांट टू आंसर, लेकिन वो कह गए कि हाँ ये गलत है। मैं शादत अवान साहब के पास गया,
अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ज़रा आवाज़ को ऊंची की मैंने, और उधर से ही मैं कोई 5वीं सीट पर बैठा हुआ था। मैं हमेशा से आखिर में मेरी जगह होती, इधर भी आपने आखिर में बिठा दिया। अच्छा अच्छा, उधर देखिए, मैंने वहाँ से ऊंची आवाज़ की। नहीं, मैं ऊंची आवाज़ में बोला हूँ, मैं आवाज़ में ऊंची बोला हूँ, मैं इधर नहीं, लेकिन मैं जनरली मैंने उधर कहा, मैंने कहा कि डार साहब आप ओथ नहीं ले सकते। मैंने कहा ये मैंने इस तरह कहा डार साहब, ठीक है। अच्छा, उसमें वो एकदम खामोशी हो गई, एकदम खामोशी हो गई, और उसमें मैंने कहा आप ओथ नहीं ले सकते क्योंकि आप खुद ओथ के अंदर नहीं है। अब इस पे मेरे पास तारड़ साहब आ गए, उन्होंने कहा इन्होंने हफ्ता पहले ओथ ले लिया था ना। क्या आपने सुना है कि उन्होंने हफ्ता पहले ओथ लिया था? सीक्रेट ओथ, एकड़ा सीक्रेट ओथ है, राइट। ये तो फिर हम सब नहीं सीक्रेट ओथ लिए हुए ना, किया जा सकता है ना सेनेट के रिकॉर्ड से, क्योंकि कैमरा होता है। मुझे पता है, मुझे नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि उसी दिन ये सारी बातें हमने की हुई हैं। अच्छा, कैसे हो सकता है कि ओथ ना लिया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब ये जाके खुद कोई वीडियो बना ले, लेकिन नहीं हुआ। वहां सबको पता था कि मैं सही बात कर रहा हूं, लेकिन दैट इज, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं मजाक के अलावा करता हूं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय, ये मेरा फर्स्ट टाइम है पार्लियामेंट में जी, इतना झूठ बोला जाता है कि अल्लाह की पनाह। So you're disappointed. I am thoroughly disappointed. Right, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, इस पे बात करेंगे जहाँ पर झूठ की बात हो रही है, वहीं पे हम और अगर इस पे दोबारा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो इंकशाफात हैं उनका सिलसिला जारी है, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने ये इंकशाफ किया है कि फैजाबाद धरना मुआहदे से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लाइल्म थे। एहसन इकबाल ने कमीशन को मज़ीद ये बताया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। फैजाबाद धरना मुआहदे में उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो इतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका है और दस्तखत भी हो चुके हैं, इसलिए अब इससे पीछे नहीं हट सकते। कल हमने डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त के खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे ये सवाल किया था। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया था। उन्होंने कहा इस किस्म की किसी भी डेवलपमेंट से वो वाकिफ़ नहीं थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पाकिस्तान में बंदिश को 2 माह हो चुके हैं, लेकिन ताहाल इसके खुलने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि नून लीग के रहनुमा एक्स खोलने का खुद ही मुतालबा करे हैं। एक्स की बंदिश के हवाले से वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले सिर्फ फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर आ जाएं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर? रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। हर दफ़ा नहीं ऑन करते ना आप रज़ा रब्बानी को। देखिए उन्होंने कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ, उन्होंने चेक कर लें पार्टी से कि नहीं, मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया है, राइट, ठीक है। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है, और इसको फिर डिस्कशन में लाया जाए। और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिससे लोग अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मामलात बड़े संजीदा थे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक रज़ा रब्बानी का मौक़िफ़ है और एक मौक़िफ़ ये आया है कि जी रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं। तो जब तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी तेरी मेरी बात आती रहेगी। और ये कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई रिपोर्ट आए तो उस पे जो पार्टीज़ हैं वो या जो हैं वो इतराज़ या मुत्तफ़िक़ हो जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं समझती हूँ रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। और ये एक अजीब बात है कि उनको प्रोविंशियल लेवल पे रोका क्यों नहीं किया। हमें क्या पता आगे जाके कौन धरना कहाँ देने वाला है, क्या होने वाला है। प्रोविंस आमतौर पे रोकते नहीं है, हमारे दौर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रोकती नहीं है। हमारे दौर में भी आया था धरना ताहिरुल क़ादरी साहब का, उसको भी नहीं रोका गया था। इतने बड़े मॉब को आप वो नहीं कर सकते। हमने ये भी देखा था कि एक ज़माने में तो खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो खुद लेकर आए थे पूरा एक सिलसिला। तो ये हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है इसको
किसी तरह हमें संभालना तो होगा। हमें इन धरनों को जो मुख्तलिफ हुकूमतें गिरा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरनों के ख़िलाफ़ है, हमें इन्हें देखना होगा। और इन स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम की, वो इन मुख्तलिफ तरीक़ों से जो होती रही है, ये भी हमारी नज़र में है। तो मैं ये समझती हूँ कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो जाए, और अगर कोई पार्टी उससे डिसएग्री कर रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये चलता रहेगा सिलसिला। राइट। एक्स की पाबंदी की हम बात कर रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी ख़त्म की जाए। निगरान मुद्दत में एक्स पर पाबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जग हसाई से गुरेज किया जाए। इस ट्वीट के जवाब में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने ख्वाजा साहब की बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा, डर किस बात का है, इस तरह की पाबंदियाँ जमहूरी मुल्क में नहीं बल्कि जाबिर रियासतों में लगाई जाती हैं। सो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि नहीं होनी चाहिए पाबंदी, अब तो इजी होगा इसको ख़त्म करना। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो इनका मुराद क्या है कि जाबिर फिर कौन है? या तो ये खुद जबर कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि तुम जबर कर रहे हो। मतलब मेरा सवाल उठता है ना, अगर इसको स्टॉप किया है, मैंने तो नहीं स्टॉप किया, आपने भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया है, इन्होंने भी नहीं किया। नहीं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, दे आर सपोर्टिंग। अगर कोई गलत काम कर रही है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो दे आर वो फेथ कंप्ली, ये उसके साथ मिले हुए हैं सारे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह है कि खाली ये बयान नहीं है, एक चीज़ नहीं है, इन्होंने हर पिछले उसमें जो चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, जितने भी आर्टिकल हैं उन सब की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो एक किताब है और वो रेफरेंस के लिए है, अदरवाइज उसके ऊपर अमल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये वजह है कि पाकिस्तान में आइन सिर्फ लिखा गया है, आइन पे कभी अमल दरामद नहीं हुआ, शुरू से नहीं हुआ। जब से आइन बना है तब से नहीं, उससे पहले से भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, और पाकिस्तान में जमहूरियत है नाम की, लेकिन जमहूरियत इन एसेंस नहीं है। राइट। ठीक है, क्यों? और यही वजह है कि हम लोग विद एवरी पासिंग डे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं। राइट। अगर यहाँ पे हम लोग सही काम कर रहे होते तो सही काम का सिर्फ सही नतीजा ही निकल सकता है। सख्त टाइम गुजरेगा लेकिन नतीजा सही निकलेगा। गलत काम करने का अच्छा टाइम गुजरेगा लेकिन नतीजा गलत निकलेगा। वेरी सिंपल सोल्यूशन। राइट। तब हाँ जी, सो कमिंग टू यू, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक पूरी तारीख है, ख़ासतौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, ख़ासतौर पर दीगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बट पिछले टेन्योर में भी और अभी भी जस्ट बाय बीइंग क्वाइट, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, चाहे एक्स की बंदिश हो, चाहे कोई और मामला, जस्ट बाय बीइंग क्वाइट आप लोग मुकम्मल तौर पे इसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट में देखिए, बंदिश भी होगी, गवर्नमेंट तो पैका का कानून भी लाई होगी। गवर्नमेंट तो पैका का कानून भी लेकर आई, तो उस पर एहतजाज किया, बहुत चीज़ें लगी रहीं। और जहाँ तक ये बात है कि हमारे मुल्क में एक आइन है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आइन शिकनों को भी सपोर्ट करती रहीं। उनके रेफरेंडम में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं वो तो चीफ पोलिंग एजेंट बनते रहे। मैं बात पूरी कर लूँ। और हमेशा आइन को ही मुश्किल देने की कोशिश की गई हर एक ने जो है, और यहाँ तक कि हम ये भी कहें कि आइन का हम उसकी असली शक्ल में लाएं। अब जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। मैं जो है वो ये समझती हूँ कि आप जो है अफकार पे, तहरीर पे और क्या कहते हैं स्पीच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और ये फ्रीडम राइट्स हैं, ये हमें मिलने चाहिए और होना चाहिए। हम एक दरवाज़ा बंद करते हैं VPN से दूसरा दरवाज़ा करें फिर मैंने तो परसों भी किया था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें खुद फिर ये काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें हर शख्स को ये समझना है, हर शख्स को ये समझना है कि मुल्क के मफाद में उसे क्या बोलना है, क्या लिखना है,
और अपनी सोच को किस पैराए में देना है, तो फिर इसकी ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसे एलिमेंट्स इस हद तक सामने आ गए हैं कि वो अपनी जो उनकी जहनी कैफियत है, आई एग्री विद यू, लेकिन बंदिश उससे वो नुकसान पहुंचाने, बंदिश बिल्कुल हल नहीं है, वो अभी भी बंदिश बिल्कुल हल नहीं है। लेकिन ये सोचा जाता है कि शायद इन पैरामीटर्स को इस तरह कर दें, तो फर्क पड़े, लेकिन मैं इसको फेवर नहीं कर सकती, मैं इसको फेवर नहीं कर सकती। देखिए ये अदालत में ये बात कही गई है ना, बिल्कुल इसी तरह जैसे एहसास प्रोग्राम का इकरार किया गया था कि नहीं जी ये, लेकिन हमने एहसास दे दिया गया है। तो ये देखना ये है कि इसमें हमें आवाज तो बुलंद ही करनी हो। राइट, थैंक यू सो मच। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। इस वक्त क्या कुछ चपकलिश आउटसाइड द बॉर्डर्स भी हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कहावत है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तहरीक इंसाफ एक ऐसे ही दोस्त की नादानियों का खमियाजा भुगत रही है। शेर अफजल मरवत की सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर तहरीक इंसाफ वजाहतों पर वजाहतें दे रही है, लेकिन जैसे तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। इसी किस्म का मसला इस वक्त भी नजर आ रहा है। शेर अफजल मरवत खुद भी इस बयान को ज़ाती राय करार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक दोस्त मुल्क के आला सतही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के मौका पर ऐसा बयान देना जो ज़ाती राय भी थी, आपको किस लिए आपने ज़रूरी समझी? हम सब की अपनी बहुत सारी ज़ाती राय होती है, लेकिन वो मौका महल के मुताबिक होती है। ख्याल भी होता है कि हमारी ज़ाती राय से क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी से हमने इस पर सवाल किया, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। शेर मरवत साहब से मेरी बात भी हुई थी, शायद उनको अपनी पॉपुलैरिटी का या ताकत का और वायरलिटी का अंदाजा ना हो। उनको बहुत से लोग देखते हैं, उनको एक एक लफ्ज सुना जाता है और लोग शायद समझें कि ये एक पीटीआई की एक पॉलिसी है या सोच है। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक शेर अफजल साहब ने अभी क्लियर भी किया कि ये उनकी शायद एक पर्सनल राय हो सकती है, ये पार्टी का या इमरान खान का बिल्कुल ये ओपिनियन या स्टांस या सोच नहीं है। शेर अफजल मरवत बहुत ज़्यादा पॉपुलर यकीनन है, लेकिन माजी में भी, और अभी ज़्यादा लंबा माजी नहीं है क्योंकि वो न्यू फेस है पीटीआई में, वो एक के बाद ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ज़रा देखिए। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। रऊफ हसन साहब, आपको याद होगा एक MQM के बानी होते थे, वो लंदन से बैठ के एक बयान देते थे और फिर पूरी राब्ता कमेटी दिन रात उस बयान की तावीलें देती फिरती थी। ये पीटीआई में तो सीनियर पोजीशन भी ऐसा नहीं है, क्या क्यों बार बार मसला हो रहा है आपको विद द सेम पर्सनालिटी? थैंक यू फरिया। मेरा ख्याल है कि हमारी जो मेरी रिलीज़ की हुई स्टेटमेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली एडिक्वेटली आपकी इंक्वायरीज का जवाब देती हैं। एक तो पॉपुलैरिटी का जो जोम है वो गलत है। पॉपुलर एक चीज़ है, सिर्फ वोट एक बंदे का है, उसका नाम है इमरान अहमद खान। किसी और का वोट नहीं है इस पार्टी में, बाकी सब जो हैं उसके वोट के ऊपर पलते बढ़ते हैं। उसकी जो वोट उसी का है, उस एक शख्स का वोट है, किसी और का वोट नहीं है। दूसरी बात रही कि जी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी और एक गलत वक्त, नाजुक वक्त के ऊपर देनी, हम लोगों ने जो स्टेटमेंट अपनी जो रिलीज़ की है उसमें अपने आप को हमने कम्प्लीटली डिसोसिएट किया है इन स्टेटमेंट के साथ, और हमने कहा है कि उनका ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, लेकिन पार्टी जो है वो इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है और किसी सूरत में ये पार्टी का बयानिया नहीं है। आज अडयाला जेल में हमारी खान साहब से मुलाकात हुई, मैं भी मौजूद था, 5 और लोग भी थे। ये सवाल उठाया गया जब, तो उन्होंने कहा ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने कहा है कि मार्च के शुरू में, जबकि उनकी हुकूमत सिर्फ चंद दिन के बाद गिराई गई, सऊदी अरब ने और SPA साहब ने खुद ज़ाती तौर के ऊपर $2 अरब जो था, $2 बिलियन जो था, वो पाकिस्तान को उस वक्त लोन दिया था। उससे पहले दिसंबर ऑफ 2021 जो है एक फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा इस्लामाबाद में हुई थी, और फिर उसके बाद मार्च 2022 में एक और फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में 17 साल के वक्फे के बाद हुई थी।
तो ना सिर्फ हमारी हुकूमत का सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि खान साहब के SPA साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ज़ाती लेवल के ऊपर बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो किसी सूरत में ये पार्टी का बयानिया नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता सऊदी अरब का कोई रोल था, कोई हाथ था पाकिस्तान की इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में। तो क्या एक्शन ले रहे हैं शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ? क्या एक्शन होगा? नहीं है, पहले भी इस किस्म के बयान दिए गए हैं और हमने पार्टी ने, ये पार्टी पोजीशन है, ये मेरा जाती एक्शन, क्योंकि वो तो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं सर डैमेज तो हो गया, तो कोई एक्शन भी है उनके खिलाफ? ये पार्टी को डील करना पड़ेगा ना इसके साथ। उन्होंने ये पार्टी के फोरम के ऊपर कल हमारी मीटिंग है, तो वहां आएगा, डिस्कस होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से डील करते हैं। लेकिन खान साहब को जब आज ये बात बताई गई तो उनको ही वाज लिटरली शॉक्ड अबाउट इट। ही सेड कि ये बहुत, और उन्होंने बताया यू रियलाइज मीडिया वर्किंग मच बेटर देन आई डू राउत साहब। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो तासुर यही बनेगा कि आपने डिटैच तो किया है, लेकिन मे बी देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए कल मीटिंग है, मैंने जैसे कि आपसे अर्ज किया, उसमें ये डिबेट होगा और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सऊदी अरब के मुतालिक बयान के बावजूद क्या अब भी पॉसिबिलिटी है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उम्मीदवार शेर अब्दुल मरवत ही होंगे? अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। सो यू नॉट क्लियर। अब आपने खुद ही बताया आज कि आपकी मीटिंग हुई है बानी चेयरमैन से, मुलाकात के माहौल में कोई तब्दीली हुई है? क्योंकि कल हमने ये सुना कि अब सख्ती की जा रही है, वॉल्स बढ़ा दी गई हैं। वाज देयर एनीथिंग डिफरेंट? पहले जब हम जाते थे वहां तो एक बड़ा सा टेबल होता था बीच में, और उसके एक तरफ जो है वो डायलेपिटेटेड किस्म का फर्नीचर पड़ा होता था जिसके ऊपर जो विजिटर्स हैं वो बैठते थे, और उस चौड़े टेबल की दूसरी तरफ जो है वो खान साहब तशरीफ लाते थे तो वहां बैठते थे। कुर्सी के ऊपर उनके पीछे 2 सिपाही जो थे वो विराजमान हो जाते थे, और दरवाज़ों के ऊपर और सेंटिनल्स जो थे वो खड़े हो जाते थे। आज उनको जब हमने कभी खान साहब से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इट इज़ लिटरली हिलेरियस, और ये कम से कम गेज करें कि कितना खौफ है उस एक शख्स का इन लोगों को। तो जब खान साहब के साथ हमने कुछ लोग, वो बग था, सारा जो कमरा था वो बग था, टोटली हर लफ्ज रिकॉर्ड होता था, हर सिलेबल जो हमारा वो पिक्चराइज होता था। तो हम जब कभी उनसे कोई बात करनी होती थी जिसके बारे में हम समझते थे कि हम उसको कॉन्फिडेंशियली बात करना चाहेंगे, तो हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते थे, तो वो टेबल के ऊपर अपना जो सर था वो हमारी तरफ लाते थे, और हम उनके कान में मुंह रखकर उनको कोई बात आराम से करते थे। तो वो उस कान में बात करने का खौफ इस हद तक बड़ा है कि आज इन्होंने टेबल के ऊपर एक शीशे की पार्टीशन जो थी वो खड़ी करके उसको छत तक ले गए, और हमारे पास कोई इस तरीके से गुफ्तगू करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सरगोशियां, कोई विस्पर्स नहीं थी वहां पर, कुछ भी नहीं। आप ये है कि जी हम उस शीशे की पार्टीशन के एक तरफ वो बैठे हुए थे, दूसरी तरफ हम बैठे थे, शीशे के थ्रू हम एक दूसरे का वो चेहरा देख सकते थे, लेकिन इसके अलावा हम बात करने के लिए लिटरली चीखना पड़ता था। तो वो जो तो ये है खौफ का आलम। तो आपको लग रहा था कि सब गुफ्तगू टेप हो रही है, एवरीथिंग इज बग्ड, यू से। एक शख्स जेल में बैठा हुआ 8 महीने से इस मुल्क के लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है। उस एक शख्स की वजह से 8 महीने से जो जेल की सलाखों के पीछे है, ये थोड़ा सा आप उनको ये गाइड कर रहे हैं कि सब थर थर कांप रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस किस्म की, आपने कभी और क्या नवाज शरीफ जेल में था तो ये बर्ताव हुआ था उसके साथ? क्या बाकी लोग जो जेल में थे कभी उनके साथ आज तक इवन इन द वर्स्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऐसा बर्ताव हुआ है? ये क्या हो रहा है? किस कानून के मुताबिक ये किया जा रहा है? किस आइन के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है? कहां है अदालतें? क्यों चुप है चीफ जस्टिस? कल जो स्टेटमेंट्स थी वो काफी खतरनाक थी बानी चेयरमैन की, उससे तो एक तासुर किया कि वो परेशान है शायद इस वक्त बहुत ज्यादा। नहीं, आज हमारी मीटिंग में तो वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे थे जी, वो तो वी वाज मोर कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर। उनके अल्फाज जो हैं मैं आपको सुना देता हूँ, वो मैं जब बाहर निकला वहां तो मैंने वो अल्फाज दोहराए थे, जब मैं बिला मीडिया टॉक में मैंने दोहराए हैं। उन्होंने कहा है हम ये जंग जीत चुके हुए हैं, दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी हुई है, लेकिन हारे हुए अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो डिले करने की हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग हम जीत चुके हुए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल हम जीत चुके हुए हैं। वो रिफ्लेक्ट करती है उस क्लास पार्टीशन में जो कि आज उन्होंने हमारे और खान साहब के दरमियान इरेक्ट करने की कोशिश किया, बल्कि किया है। उसके बावजूद it was a pleasurable meeting with Khan Sahab. It was so vibrant. He was so vibrant. He was so full of confidence.
बट यू डोंट थिंक कि ये शायद एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स दी गई थी बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से? जारहाना स्टेटमेंट के पीछे आप जरा जो मुज़म्मरात हैं वो भी देख लीजिए। बीबी बुशरा बीबी की सेहत खराब से खराब तर हो रही है और उनको एक प्रॉपर डॉक्टर जो है वो भी नहीं मुहैया किया जा रहा। ये किस कानून के तहत हो रहा है? ये किस आइन के तहत हो रहा है? अदालतें, मैं पहले भी कहा है, अदालतें चुप क्यों हैं? आइन और कानून तो कुछ और डिमांड करता है। आपने कहा कि हमारी जद्दोजहद का फाइनल फेज शुरू होने जा रहा है जिसमें एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी भी है, एंड आई कैन सी माशाल्लाह यू आर इन अ वेरी एग्रेसिव मूड टुडे एज वेल। सो पार्टी पॉलिसी यही है कि एग्रेसिव होना है? नहीं, देखिए, आपके साथ एग्रेशन तो कोई नहीं है ना, मैं एग्रेसिव हूँ बाय नेचर। मैं बड़ा कामली भी बात करता हूँ, लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं जो कि हम अपने आप को या तो हम कह देना जी कि हम शख्स वाहिद के ताबे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। हम आइन की भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, हम कानून की भी डिमांड नहीं करेंगे, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की भी बात नहीं करें, मैं कुछ नहीं करेंगे। चले हम कहेंगे जी यही है हमारी यही मुकद्दर है। एक तरफ आप कहते हैं जी कि हम जमहूरियत है, एक तरफ आप कहते हैं इलेक्शन हुए हैं, और दूसरी तरफ आप ऑटोक्रेसी से वर्स्ट जो है आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हुए। एक शख्स वाहिद, उस खान साहब को अदालतें बारहा हमें इजाजत दे चुकी हैं कि आप जाके खान साहब को मिलें। हम गेट के ऊपर जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जी हमारा नाम है बागदाद, वो कहते हैं जी हमें इजाजत नहीं मिल रही, आप नहीं जा सकते, आप वापस जाइए। राइट। सो 18 अप्रैल की ये ट्वीट है जेन मैरिड की, ऑब्वियसली आपकी मुलाकात हुई है, सो यू आर वेल अवेयर कि वो कौन है। शी इज हाई कमिश्नर टू यूके। Pleasure meeting PTI leaders and congratulations to Umar Ayub on his appointment as leader of the opposition. Important all MNAs work together on the critical issues Pakistan faces, starting with economic reforms to secure Pakistan's prosperity. Obviously, आप main star है इस meeting के, क्या बात हुई? और देखिए जी, हमने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर। हमने उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और वो माना, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू एड्रेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ प्री कंडीशन टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जो रात के अंधेरे में डाका डाला था उसको रिवर्स किया जाएगा, जब अवाम का मैंडेट उन लीडर्स के पास जाएगा जिनके लिए वो मैंडेट था। उस वक्त तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आ सकती। आपका ओपिनियन बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन यूके की एम्बेसडर से ये बात करने का क्या फायदा होगा? उन्होंने पूछा था, वो खुद उन्होंने खाने पे बुलाया था, इनफॉर्मल माहौल में बात हो जाएगी। उन्होंने जिक्र किया था, हमने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आ सकती। बाकी चीजें तो हमने उनके साथ नहीं डिस्कस की हैं। हमने तो सिर्फ एक बेसिक पॉइंट उनको बताया कि जी, उन्होंने खुद भी कहा कि स्ट्रेस किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, और उसका एक रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कि जो डाका डाला गया था उसको वेकेट किया जाए। हकदार को हक मिलना चाहिए, जब हकदार को हक मिलेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। पर वी कैन नाउ से कि आपकी, मैंने पहले भी बल्कि आपसे बात की थी जब IMF की खत वाली बात थी, ये तो पॉलिसी बिल्कुल हमारी क्लियर हो गई है PTI की कि एम्बेसडर से भी मुलाकातें होंगी, उनसे इंटरनल अफेयर्स भी डिस्कस होंगे और IMF को ख़त भी लिखा जाएगा। हर तरीके से हम बैरूनी ताकतों को रखेंगे अपने मामलात में शामिल। ये अब नई पॉलिसी है? बिल्कुल नहीं है ये बात। आपकी टोटल कंक्लूजन जो है, मैं उसके साथ आई बेग टू डिसएग्री विद दैट। बिल्कुल नहीं। हमें इनवाइट किया गया था डिनर के ऊपर, हम गए थे। अब ये एक नॉर्मल एक कर्टसी होती है कि जी आप रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली। मैं था, उमर अयूब साहब थे और आमिद खान साहब थे। हमने बहुत सारी बातें हुई, मुल्क के हालात हुए, हमने यूके की बातें की, हमने दुनिया की बातें की, हमने गाजा की बातें की, हमने इजराइल की बातें की, हमने ईरान की बातें की। जो होता है यूजुअली जब बैठते हैं डिप्लोमेट्स आपस में बैठते हैं तो इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। बीबी जुबान बंद करके तो इंसान नहीं बैठता ना। हम तो कंप्लेंट लेके तो हमेशा से ये मौक़िफ़ है साहब, आपने अगर मुझे डायरेक्ट एड्रेस करिए, मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ है कि आपको सिविल कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है हर एक के साथ। जो अग्रेसिव पॉलिसी थी वो तो PTI ने खुद ही, हमें इनविटेशन बीबी उनकी तरफ से आई थी, हमने इनवाइट नहीं किया था। हमें इनविटेशन उनकी तरफ से आई थी, मेरे पास पड़ी हुई है, आपको दिखा दूंगा मैं अगर आप कहेंगे तो। कोई बात हुई बानी चेयरमैन के जेल के हवाले से? उन्होंने पूछा था। सो क्या कहा आपने? उमर अयूब साहब ने एक्सप्लेन किया कि उनकी किस कंडीशन में उनको रखा हुआ है। दैट्स ऑल। ओके, सो इसमें क्या पता नहीं है लोगों को, ऑलरेडी नहीं पता कि किस कंडीशन में। रोजाना इतना मवाद जो पब्लिश होता है उनके बारे में, तो दिस इज नॉट अ सीक्रेट दैट दे वुड नॉट नो। कोई रिहाई के हवाले से कोई बात हुई?
नहीं, रिहाई के हवाले से कोई ना सवाल किया गया, ना हमने उनको उठाया, बिकॉज हम ऐसे सवाल वहां उठाने के लिए गए नहीं थे। हाँ, अगर कोई क्वेरी आई है उनकी तरफ से तो उसको हमने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि कोई खबर आई 2 दिन पहले, अजहर जावेद साहब की खबर थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। कल जुल्फी बुखारी साहब ने भी ये कहा कि बहरहाल सपोर्ट तो मौजूद है PTI की बरतानिया में, तो एक ज़रूर प्रेशर वहाँ के लोगों ने डाला हुआ है। इसका कोई जिक्र हुआ? नहीं, देखिए, भारी डायस्पोरा जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, बिल्कुल इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। Very vibrant and very powerful diaspora we have, particularly in the UK and the US and also in North America with a very powerful diaspora. और लाजमी बात है वो अपने तई बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। हमारी इनिशिएटिव्स नहीं होते, उनके अपने इनिशिएटिव्स होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें उससे कुलियतन आगाही नहीं होती, पूरी तरह आगाही नहीं होती। लेकिन लाजमी बात है खान साहब की जो रिलीज है वो एक मेजर आइटम है, वो बल्कि इनफैक्ट हमारे लिए, पार्टी के लिए, हम सब फॉलोअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खान साहब के खिलाफ फेक, फ्रिवलेस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस है, वो क्रैश कर चुके हुए हैं। आज उनकी बेल्स हो जानी चाहिए, उनको जेल से बाहर होना चाहिए। लेकिन ये जो हारे हुए लोग हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमात को खींचते जा रहे हैं, तूल देते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया को नजर आ रही हैं, ये सिर्फ हमें नहीं देख। जो मामलात हैं इस वक्त, ये तो लग रहा है कि आपकी इधर से भी एग्रेशन है, उधर से भी नाराजगी है, सो मामलात आपके सोल्यूशन की तरफ तो जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एम आई करेक्ट? हम जंग जीत चुके हुए हैं, हारे हुए लोग अपनी हार नहीं मान रहे। दिनों की बात है, हारे हुए लोगों को हार माननी पड़ेगी बीबी, हारे हुए लोगों को हार माननी पड़ेगी। राइट, रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी एक कैंपेन की तरफ जारी है PTI, दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर ये एक तासुर है कि PTI के अंदर इतनी स्प्लिट है कि उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं होने जा रहा। जहाँ तक रिहाई की बात है बानी चेयरमैन की, उस हवाले से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें समझा जा सके कि इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल अभी आने वाले वक्त में। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।